Good evening, all of you. So, today we are going to understand how to write essay. आज हम लोग समझने वाले हैं कि essay राइटिंग कैसे करना चाहिए। essay जो है ये आमतौर पर जो है इसके मार्क्स 5 मार्क्स होते हैं, कभी कभी 10 मार्क्स भी होते हैं। और वर्ड लिमिट जो होता है, जब वर्ड लिमिट की बात करते हैं तो आमतौर पर वर्ड लिमिट 200 से 250 वर्ड्स होता है, ठीक है ना। तो आज हम समझने वाले हैं कि व्हाट आर द ट्रिक्स और व्हाट आर द टेक्निक्स विच वी शुड यूज़ टू राइट एसे। कौन से ट्रिक्स और कौन से टेक्निक यूज करने चाहिए हमें क्या लिखने के लिए, एसे लिखने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, जब भी एसे के टॉपिक्स बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, सबसे पहले तो अगर आपको एसे लिखना है तो सबसे पहले आप देखिएगा, जब भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो हमेशा उसमें ऑप्शंस होते हैं, जैसे 2-3 ऑप्शंस होंगे। उसमें से आपको किसी एक टॉपिक पे ए से लिखने को मिलेगा। जैसे हो सकता है आपको ग्लोबल वार्मिंग हो, है ना, या फिर आपको टॉपिक दे दिया जाए फाइनेंशियल फाइनेंशियल लिटरेसी, है ना, या फिर आपको टॉपिक दे दिया जाए टेररिज्म। तो इस तरह कोई भी टॉपिक्स हो सकते हैं जिस पे आपको आ सकता है क्या करने के लिए, ऐसे राइटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आपको सारे चॉइस देखने हैं और उसमें देखना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बेहतर नॉलेज है, इसमें आप टू द पॉइंट फैक्ट के साथ 200 से 250 वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, ये देखना है कि जो टॉपिक्स है उसमें सबसे बेहतर नॉलेज आपको किस पे है, ठीक है। और फिर उस, क्योंकि जिस पे आप जितना नॉलेज होगा उसको टू द पॉइंट आप बेहतर तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। 200 से 250 वर्ड। ऐसा ही नहीं है, कभी नहीं करना है कि हाँ बस देख लिए लिखना शुरू कर दिए, 5 लाइन 6 लाइन लिखे, उसके बाद समझ में आपको नहीं आ रहा कि क्या लिखें कि नहीं लिखें, उसके बाद कुछ भी जो मन में आ रहा है लिखे जा रहा है। ये चीज़ बिल्कुल होना नहीं चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आपको टॉपिक्स देखने हैं, डिसाइड करना है कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। आप आराम से 200 से 250 वर्ड्स टू द पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं लिखने का तरीका, ठीक है ना। तो जैसे जो भी आप ए से लिखने जाओ तो वहाँ पे आपको सोचना है कि जो टॉपिक्स पे हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या क्या हम लिखने जा रहे हैं। जैसे आपने मान लिया कि इसमें हम ग्लोबल वार्मिंग अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, तो सबसे पहले तो ऐसे में आपको ये इंट्रोड्यूस करना होगा। सबसे पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का, जहाँ पे आपको बताना होगा ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पूरी इंट्रोडक्शन देनी होगी। दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें होना चाहिए कॉजेज, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे टेररिज्म भी मान लेते हैं, तो टेररिज्म होता क्या है उसको इंट्रोड्यूस किए। फिर कॉजेज ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के क्या है कॉजेज हैं जिसकी वजह से टेररिज्म तेज़ से स्प्रीड हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग तेज़ से स्प्रीड हो रहा है। फिर इफ़ेक्ट्स, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या असर पड़ रहा है देश में, समाज में, दुनिया में, इस पे हम नज़र रखेंगे। फिर तीसरा हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे यानी कि सबसे पहले तो आपको आपने इंट्रोडक्शन दे दिया टॉपिक का, फिर दूसरा आपने उसके कॉजेज बताएं कि किस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इफ़ेक्ट्स, उसका असर क्या हो रहा है। फिर हम ये सारे पॉइंट्स देने के बाद हमको ये भी बताना पड़ेगा कि सजेशन, आखिर क्या ऐसे मेजर्स, क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं या सरकार कौन से ऐसे कदम उठा सकती है जिससे हम क्या कर सकें, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स को कम कर सकें या उसे होने से रोक सकें। और सबसे लास्ट में हमें कंक्लूजन में लिखना होगा कि ओवरऑल आपकी थिंकिंग क्या है, कैसे इस चीज़ को हम बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल होना चाहिए, एक आम पब्लिक की क्या रोल होनी चाहिए, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि अगर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो आपके अंदर उस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस एराइज होने चाहिए। और वो क्वेश्चंस क्या एराइज होने चाहिए, सबसे पहला तो ये कि वो हो, यानी कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग की मान लेते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है ये आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आखिर ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज क्या हैं,
इसको हम लिखेंगे। फिर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फिर व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सजेशन और सॉल्यूशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। उसके लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए ये 5 क्वेश्चंस आपको हमेशा लेकर चलना है, उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, ऐसे को लिखना है। इससे आपको लिखने में भी आसानी होगी और आपको समझ में भी आएगा, और इससे मार्क मिलने के भी ज़्यादा चांस होते हैं, है ना। तो क्या ट्रिक हमने बताया, हमने ये ट्रिक बताया कि जब भी क्वेश्चन वाइज, यानी कि आपको जो सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करना है, ये नहीं कि देखते हैं लिख लेना है फिर समझ में नहीं आ रहा आप क्या लिखें तो कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना है कि इस पर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हो। क्वेश्चन वाइज कहने का मतलब है कि आपको इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखना है कि आप उसके बारे में जानते हो, उसके कॉजेज आपको पता होना चाहिए, उसके इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेज पता होने चाहिए, सजेशन और सॉल्यूशन पता होना चाहिए, और कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होगी। और क्वेश्चन वाइज जैसे व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सजेशन और मेजर्स टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, और कंक्लूजन। तो इस तरह से पॉइंट वाइज आपको इसी को लिखना है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है और आप भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे लिख सकते हो इस तरीके से, है ना। तो आपने समझा ऐसे राइटिंग 5 मार्क्स का होता है, वर्ड लिमिट 200 से 250 वर्ड्स, इससे ज़्यादा आमतौर पर नहीं पूछता है। और लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि टॉपिक कौन सा है जिसमें आपको बेहतर नॉलेज हो, और फिर इसको आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को मेंशन करके फिर उसका आंसर कर करके आपको लिखना है। समझिए आपको 5 क्वेश्चंस तैयार करने हैं उस टॉपिक पे, और हर का आंसर आपको लिखना है। लगभग आप कितना कोशिश कीजिए 5 to 6 लाइन्स हर क्वेश्चन का आंसर दें। और लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि टॉपिक कौन सा है जिसमें आपको बेहतर नॉलेज हो, और फिर इसको आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को मेंशन करके फिर उसका आंसर कर करके आपको लिखना है। समझिए आपको 5 क्वेश्चंस तैयार करने हैं उस टॉपिक पे, और हर का आंसर आपको लिखना है। लगभग आप कितना कोशिश कीजिए 5 to 6 लाइन्स हर क्वेश्चन का आंसर देने का। इस तरह से ज़्यादा इफेक्टिव होगा और ज़्यादा बेटर होगा, आप भी टू द पॉइंट उसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हम क्या, जब हम कोई भी ऐसे लिखते हैं तो उस पर 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे लिखते हैं तो ये ज़रूर होना चाहिए कि कम से कम मार्क्स कटे। तो अगर मान लीजिए आपके पास 15 मिनट या 20 मिनट जितना भी टाइम है, तो अगर आपके पास 20 मिनट टाइम है तो कोशिश कीजिए 15 मिनट में ऐसे कंप्लीट करें, और 5 मिनट आपके पास होना चाहिए ईरर डिटेक्शन के लिए। यानी कि आपको थ्रोली ऐसे को से पढ़ना है और आपको देखना है कहीं पे भी ईरर ना हो। ईरर कोशिश करनी है कम से कम हो, जितना ईरर कम होगा मार्क्स कटने के चांस उतने कम होंगे। क्योंकि अगर देखें तो जब चेक होती है, क्या चेक होती है, ऐसे चेक होती है तो सबसे पहले चेक होता है ग्रामर, कि ग्रामेटिकली आपके जो सेंटेंस है वो कितने सही हैं। दूसरा होता है स्पेलिंग, आपने जो स्पेलिंग्स लिखी है उसमें ईरर कम होनी चाहिए, क्या वो को बोल रही। और तीसरा कंटेंट, यानी कि जो आपको टॉपिक दिया गया है उस पर आपको नॉलेज बेहतर है या नहीं है, आपने कितना अच्छे तरीके से उस कॉन्टेक्स्ट को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो हमेशा जब आपको ऐसे राइटिंग लिखनी हो तो इन चीज़ों का आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक्स डिसाइड करनी है अच्छे से, फिर उसके बाद उसको 5 क्वेश्चन पे बांट देना है, और उसको बेहतर तरीके से अलग अलग 5 से 6 पैराग्राफ में उसका आंसर्स देना है। इससे फिर उसके बाद आपको ईरर डिटेक्शन करनी है, यानी कि आपको रिवाइज करना है कि ईरर्स कम से कम हो, क्योंकि इन्हीं 3 चीज़ों के आधार पे आमतौर पर ऐसे में फुल मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे एक टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक पे हमें एक ऐसे लिखना है। इससे एग्जाम्पल के थ्रू हमको समझा रहा है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बोला था कि जो इस भी टॉपिक पे से हो उसको 5-6 क्वेश्चन में बांट लेने हैं, और उसके बाद क्या करना है,
उसके आंसर्स को लिखने हैं। आप रफ पेपर में प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी टॉपिक आपको मिले उसके 6 क्वेश्चंस बनाइए जैसे हमने बनाया है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन उठता है जो इस टॉपिक पे है कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, हमने क्वेश्चन दिया, उसके आंसर्स लिखें। दूसरा आता है सवाल कि कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आखिर इसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन उसका मैं हमने क्या किया, सारे टू द पॉइंट्स क्या किए, आंसर लिखे, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन मेरा बना इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, उसको हमने क्या किया, डिफाइन किया। फिर तीसरा मेरा बना कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो उसको हमने डिसाइड ये किया, एक्सप्लेन किया। फिर मेरा चौथा क्वेश्चन बनता है सॉल्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग या सजेशन टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, उसको हमने यहाँ पे आपको क्या किया, एक्सप्लेन किया। और पांचवा जो मेरा क्वेश्चन अंतिम और लास्ट है वो कंक्लूजन, तो हमने अपने ऐसे को कंक्लूड करके यहाँ पे ख़त्म किया है ना। तो जब भी आप लिखिए आपको सबसे पहले उस टॉपिक को इन 6 क्वेश्चंस में बांटना है, उसको उसके बाद उसको डिटेल्स में क्या करना, एक्सप्लेन करने हैं। ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखना है, ये सबसे बेहतर ट्रिक्स होते हैं इसमें। उसके बाद आपको एरर डिटेक्शन करनी है कि कहाँ पे क्या एरर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम आपको इसको समझाते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो जैसे आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो नोन एज क्लाइमेट चेंज। आप सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग मीन्स व्हाट, राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपली आप समझ सकते हैं कि अर्थ के टेम्परेचर में जो राइज हो रहा है, यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर देख सकते हैं रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म राइज इन द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो सिंपली आप क्या समझिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अब क्योंकि हमें ए से लिखना है 200 से 250 वर्ड्स मैंने हैं, तो उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म राइज इन एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के टेम्परेचर जो है वो तेज़ी से क्या हो रहे हैं, सर तेज़ी से नहीं लेकिन धीरे धीरे राइज हो रहे हैं। अब राइज होने का कारण क्या है, इसका सबसे मेन कारण है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे इनकी मात्रा क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब ग्रीन हाउस गैसेज दे आर हीट ऑब्जॉर्बिंग गैसेज, ये वो गैसेज होते हैं जो हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं और आमतौर पर रिलीज नहीं करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं उसको और जब गर्म करना छोड़ देते हैं तो फिर से हीट को रिलीज करके ठंडा होता है। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं ये दे आर ओनली हीट ऑब्जॉर्बिंग, ये सिर्फ हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं। जितना गर्म हो गया उतना ही टेम्परेचर रहेगा, फिर गर्म करोगे और टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन अगर हीट करना बंद कर दो तो इनका टेम्परेचर तेज़ी से रिलीज नहीं होता है और इनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और इसके वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है और गर्म होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है चारों तरफ से किस चीज़ से घिरा है, एटमॉस्फेयर से घिरा है, ठीक है। अभी कौन कौन से गैसेज हैं ग्रीन हाउसेज जिसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ने की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सब के सब क्या हैं, देखिए यहाँ पे जैसे हम बताया ट्रैप हीट फ्रॉम द सन लीडिंग टू अ वार्मिंग इफेक्ट ऑन द प्लानट। ये सब हीट को ट्रैप करते हैं, उसको रिलीज नहीं करते हैं, इसके चलते एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। अब हम दूसरा जो है जैसे बताया कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज क्या हैं, अब इसको आप देखिए। तो ग्लोबल वार्मिंग के सबसे मेन कॉजेज है ह्यूमन एक्टिविटी। हम मॉडर्न मॉडर्न जनरेशन जो है या मॉडर्न जो ईरा चल रहा है, अब इसको आप देखिए। तो ग्लोबल वार्मिंग के सबसे मेन कॉजेज है ह्यूमन एक्टिविटी। हम मॉडर्न मॉडर्न जनरेशन जो है या मॉडर्न जो ईरा चल रहा है ना, इसमें हमने क्या किया, हमने अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए कुछ ऐसे चीज़ों को यूज करना शुरू किया जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा एटमॉस्फेयर में दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे मेन आता है जो हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जलाते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, गैस, ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं।
और इन सबको जब हम जलाते हैं तो इससे जो गैस क्रिएट होता है वो सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, जिस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक कम होनी चाहिए थी एटमॉस्फेयर में, उसकी मात्रा तेजी से क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई, है ना। अब यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। और हम जानते हैं कि आजकल एनर्जी जनरेट करने के लिए हम सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स पे ही डिपेंड है। दूसरा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, इसको ऑब्जर्व कौन करता है, इसको ऑब्जर्व करते हैं ट्री। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके जो ऑब्जर्व करने वाले ट्री हैं उसको तेज़ी से हम कम कर रहे हैं। किसको तेज़ी से कम कर रहे हैं, ट्री को। यानी कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को तेज़ी से काट रहे हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करने वाले काम हम कर रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को जो ऑब्जर्व करता है वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है ना। और इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ है कि किसकी मात्रा, इसके वजह से ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा जो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है, और इसके चलते एटमॉस्फेयर तेज़ी से हीट हो रहा है। और हीट होने की वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने ये समझा। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है। तो इस इफ़ेक्ट्स मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ पे, हम ह्यूमन पे और बाकी जो ह्यूमन लिविंग थिंग्स हैं उन पे क्या असर हो रहा है उसको हम समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वाइड स्प्रेड एंड वैरिड। ये ग्लोबल वार्मिंग ऐसा प्रॉब्लम है ना, ये किसी एक व्यक्ति की, किसी एक देश की समस्या नहीं, ये पूरी दुनिया की समस्या है। इसका असर पूरी दुनिया पे होगा, है ना। लेकिन कुछ जगहों पे इसका असर ज़्यादा होगा, कुछ जगहों पे इसका असर कम होगा। वैरिड मतलब एक बराबर इसका असर नहीं होगा। अब क्या असर होगा उसको हम समझते हैं। ओके, तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है, सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर जब राइज करेगा देन अ लार्ज पार्ट ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस, एक बहुत बड़ा पानी का हिस्सा जो किस फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में, जिसको पोलर आइस कैप्स बोलते हैं। जैसे जो भी पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल रीजन, जैसे आर्कटिक ओशन, ये पूरा का पूरा आइस के फॉर्म में है। और आइस के फॉर्म में होने की वजह से जब क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेंगे देन ऑल दिज आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। और एक बार जब ये आइस मेल्ट करना शुरू करेंगे देन व्हाट विल हैपन, सी लेवल राइज, समुद्र का जो लेवल है ना वो तेज़ी से राइज होगा। तो आप सोचिए कि ऑलरेडी 70% जो अर्थ है उस पर वाटर है, और सी का लेवल राइज जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे जो 30% लैंड है वो धीरे धीरे सबमर्ज, यानी कि समुद्र के अंदर डूबना शुरू होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे सबसे पहले कोस्टल जो एरिया है, यानी कि समुद्र के किनारे के एरिया, वो डूबेंगे। और धीरे धीरे बाकी जो अर्थ सरफेस है वो भी तेज़ी से पानी के अंदर डूबती चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ा क्या है, कंसर्न है। और भी बहुत सारे कंसर्न हैं, जैसे दूसरा तीसरा इसके अलावा कंसर्न ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगी तो अर्थ का टेम्परेचर राइज करेगा विच कॉज ए लॉट ऑफ स्किन डिजीज, हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है ना, मैनी लाइफ विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, बहुत सारे ऐसे लाइफ होंगे जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब हमारा चौथा आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है ना। यानी कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को हमने क्या नहीं किया, चेक नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। सबसे पहला तो हमने बताया है कि सी लेवल राइज होगा तो जो सारे कोस्टल एरिया हैं वो तेज़ी से डूबेंगे और वहाँ से के हज़ारों लाखों लोगों को जगह छोड़कर कहीं और जाना होगा। ठीक है ना। कंटामिनेट फ्रेश वाटर सोर्स, जो फ्रेश वाटर के सोर्स हैं जैसे नदी और पॉन्ड, ये सारे के सारे पॉल्यूट हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है जब बाढ़ आएगी, समुद्र का लेवल राइज होगा तो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तेज़ी से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है सॉल्यूशन, कैसे इसको कंट्रोल करें। तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर इसको कंट्रोल करना है तो सबसे मेन उपाय है जो ग्रीन हाउस गैसेज जो तेज़ी से क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है
उसको रिड्यूस करना होगा। तो एक उपाय है कि हम जो ग्रीन हाउस गैसेज जो जनरेट हो रहा है बर्निंग के चलते फॉसिल फ्यूल्स के, उसको कम करें। और दूसरा, जो ग्रीन हाउस गैसेज को ऑब्जर्व करता है, तो ग्रीन हाउस गैसेज को ऑब्जर्व कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। और दूसरा, हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करना कम करें। तो यहाँ पे कुछ हमने सजेशन दे दिए हैं कि किस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग कम कर सकते हैं। जैसे ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, हम फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीज़ें जनरेट करते हैं उसके बजाय हम ऐसे चीज़ों से किसको एनर्जी जनरेट करें जिसमें ग्रीन हाउस गैसेज के निकलने के चांसेस ना के बराबर हों। जैसे इन्वेस्ट इन सोलर, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी डीजल से, पेट्रोल से या कोयला से जो जनरेट करते हैं उसके बजाय सब कोई सोलर एनर्जी का यूज करना शुरू कर दे। इसमें किसी तरह का कोई बर्निंग का काम नहीं होगा। बर्निंग नहीं होगी तो कोई ग्रीन हाउस रिलीज नहीं होगा। विंड एनर्जी का यूज हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा विंड पावर प्लांट बहुत जगह पर लगाए गए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के द्वारा जो वाटर, रनिंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर इन चीज़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो हमारा फॉसिल फ्यूल्स जो बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूस बंद कम होगा। और कम होगा तो ग्रीन हाउस का जनरेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है। से या कोयला से जो जनरेट करते हैं उसके बजाय सब कोई सोलर एनर्जी का यूज करना शुरू कर दे। इसमें किसी तरह का कोई बर्निंग का काम नहीं होगा। बर्निंग नहीं होगी तो कोई ग्रीन हाउस रिलीज नहीं होगा। विंड एनर्जी का यूज हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा विंड पावर प्लांट बहुत जगह पर लगाए गए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के द्वारा जो वाटर, रनिंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर इन चीज़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो हमारा फॉसिल फ्यूल्स जो बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूस बंद कम होगा। और कम होगा तो ग्रीन हाउस का जनरेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सजेशन क्या है? इनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि हम अपने टेक्नोलॉजी पे काम करके ऐसे डिवाइसेज यूज करने चाहिए। जैसे आजकल एलईडी फैन, एलईडी टीवी, एलईडी बल्ब, ये सारी चीज़ें आ गए हैं जिससे क्या फ़ायदा है? जहाँ पे पहले हमें जो हम बल्ब यूज करते थे जो 100 वाट्स के होते थे, आज टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से उतने ही एनर्जी कंजप्शन में हम 10-10 बल्ब्स को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, है ना। यानी कि कम एनर्जी में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा व्हीकल्स में आज देखिए जो भी सारे अपडेटेड व्हीकल्स हैं वो सब के सब क्या हैं? कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज देते हैं, है ना। साथ ही साथ आजकल व्हीकल्स में भी हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आना शुरू हो गए हैं, सीएनजी आना शुरू हो गए हैं। तो ये सारे ऐसे मेथड हैं जिससे हम किसको कम कर सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। क्या रिड्यूस करके? ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करके। वही जो अभी हमने बताया इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आज देखिए आज भारत में ही या पूरी दुनिया में, चाहे वो कार हो, बसेज हो, टू व्हीलर हो, सारे के सारे इलेक्ट्रिक्स आना शुरू हो गए हैं। और आने वाले हो सकता है 5 सालों में हमारे देश में 50% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक ही आ जाए। क्योंकि जिस तरह से फॉसिल फ्यूल्स के दाम बढ़ रहे हैं, है ना। इसके अलावा वो लिमिटेड अमाउंट में एक सीमित संख्या में मौजूद हैं। साथ ही साथ उससे हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसलिए आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में लोग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेशन की तरफ ही जाएंगे ताकि हम अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और साथ ही साथ ऐसे एनर्जी का यूज करें जिसको ख़त्म होने के चांसेस भी ना के बराबर हो। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की। ये है, यानी कि ऐसे टेक्नोलॉजी हमें क्या करनी चाहिए? यूज करने चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन क्या कर सके? कम कर सके। ठीक है। सस्टेनेबल लैंड यूज, सस्टेनेबल मतलब होता है कोई भी अगर आपके पास रिसोर्स है, एनर्जी है, तो उसे इस तरह से यूज करना जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। साथ ही साथ आने वाला हमारे जनरेशन, जैसे हमारे बाबा फादर हम एक बेटर इन्वायरमेंट दे के जा रहे हैं ना, और एनर्जी और रिसोर्स दे के जा रहे हैं, उसी तरह से हमारा भी अधिकार है कि हम अपने आने वाले जनरेशन को भी बेटर इन्वायरमेंट और बेटर एनर्जी प्रोवाइड कर सके, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? रिफॉरेस्टेशन, जैसे बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन ऑफ ट्री करना होगा। ठीक है। कंजर्वेशन एफर्ट्स, कोशिश करनी होगी कि हम चीज़ों को कंजर्व करें। ठीक है। यानी कि बचाने की कोशिश करें।
अब लास्ट हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ये है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा ग्लोबल कंसर्न है, यानी पूरी दुनिया का है। किसी एक देश या किसी एक व्यक्ति के चाहने से इस समस्या का हल निकाला नहीं जा सकता है, और इस पे जल्द से जल्द क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, तभी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें हर देश की, हर व्यक्ति की भागीदारी होगी, तभी जाके ये पॉसिबल है। ये किसी एक की समस्या नहीं है ना। और इसलिए इसके जो भी मेजर्स है जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हमें काम करना चाहिए, है ना। तो हमने देखा कि इस तरह से हमने क्या किया, पार्ट बाई पार्ट 5-6 क्वेश्चंस बनाए उस टॉपिक से, और हर क्वेश्चन का आंसर्स दिया। समझिए एक तरह से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हमने 5-6 किया। इससे क्या होगा, आपको क्या लिखना है ये भी समझ में है आएगा, आपको आंसर देने में भी आसानी होगी, और आपके मार्क्स फुल में फुल आने की क्या होगी, कोशिश होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से लिखना चाहिए, क्या करने से आपके मार्क्स कटने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो आपको समझ में आया हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ।